आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं ना, वो असल में मतलब अपराध को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं है। हाँ, मतलब बरेली की एक 30 साल की महिला अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए किसी पेशेवर कातिल को नहीं ढूंढती, हम्म, बल्कि वो अपनी सगी बहन, बहन के प्रेमी और अपने खुद के प्रेमी का एक पूरा सिंडिकेट तैयार कर लेती है। एक पूरा का पूरा पारिवारिक प्रोजेक्ट बना दिया इसे। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही मामले की परतों को डिकोड करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं, जिनमें पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक पैथोलॉजी के विस्तृत निष्कर्ष हैं और 25 मई 2026 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में वरिष्ठ संवाददाता कृष्णा चौधरी द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भी शामिल है। और ये स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हत्या कैसे हुई, बल्कि ये दिखाते हैं कि जब मानव मनोविज्ञान और विज्ञान आमने सामने होते हैं तो क्या नतीजे निकलते हैं। सही कहा। और उस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक क्राइम स्टोरी सुनाना नहीं है। मतलब हम उस ताने बाने को समझना चाहते हैं जिसने इस खौफनाक साजिश को जन्म दिया। देखिए, इस मामले का केंद्र बिंदु यही है। हम उस तंत्र को या कह लें मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक आम पारिवारिक ढांचा हत्या की साजिश के एक इको चेम्बर में बदल जाता है। इको चेम्बर, हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अपराधी इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है, तब फोरेंसिक विज्ञान किस तरह उनकी गढ़ी हुई कहानी की धज्जियां उड़ाता है। भौतिक साक्ष्य या फिजिकल एविडेंस कैसे इंसानी झूठ को पकड़ लेते हैं, ये देखना बहुत अहम है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू होती है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान 30 वर्षीय पवन ठाकुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मैना ठहर का रहने वाला था, राइट? हाँ। मैंने ठहर का था और घटना के समय वो मजोला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर में रह रहा था। अब देखिए, पवन और आंचल की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी एक 2 साल की बेटी भी है। बाहर से देखने पर मतलब एकदम सेटल्ड और नॉर्मल लाइफ लगती है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। एक बहुत ही उलझावा रिश्ता बन चुका था वो। बिल्कुल। आंचल का पिछले 2 साल से अंकित नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अंकित रिश्ते में पवन का ही भतीजा लगता था। बाप रे, अपने ही घर के अंदर। हाँ यार। और जब पवन को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत कोई पुलिस के ऐसे कानूनी कदम उठाने के बजाय अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, एक तरह से काउंसलिंग करने की कोशिश की। जो कि बहुत से लोग करते हैं अपनी शादी बचाने के लिए। वही तो। और यहीं पर मतलब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आमतौर पर जब ऐसे रिश्ते सामने आते हैं तो लोग अलग होने या तलाक का रास्ता चुनते हैं। पवन तो समझा भी रहा था। हाँ, रास्ते खुले थे उनके पास। तो फिर आंचल ने संबंध खत्म करने या अलग होने के बजाय सीधे हत्या का रास्ता क्यों चुना? मतलब इतना हाई रिस्क कदम क्यों? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में ढूंढे ना, तो इसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जाता है। कॉस्ट बेनिफिट मतलब अपराध में भी नफा नुकसान? बिल्कुल। देखिए, जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि तलाक एक आसान और तार्किक विकल्प है, लेकिन आंचल के नजरिए से सोचिए। तलाक का मतलब होता सामाजिक कलंक, वित्तीय सुरक्षा का छिन जाना। हाँ, और शायद बेटी दी कस्टडी को लेकर भी लड़ाई होती। एग्जैक्टली। एक लंबी कानूनी लड़ाई। पवन की जो काउंसलिंग या समझाने की प्रक्रिया थी ना, आंचल के लिए वो कोई सुलह का प्रयास नहीं था। अच्छा, तो वो उसे किस तरह देख रही थी? उसके लिए पवन एक बाधा बन चुका था। वो सिर्फ उसके और अंकित के बीच ही नहीं था, बल्कि आंचल की सामाजिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा खतरा था। मनोविज्ञान में इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑब्स्टिकल कहते हैं। मतलब इंसान को इंसान नहीं, बस एक रुकावट समझना। हाँ, आंचल ने पवन को एक इंसान या अपने पति के रूप में देखना ही बंद कर दिया था। उसने उसे महज एक ऐसी प्रॉब्लम मान लिया था जिसे जड़ से मिटाना जरूरी था। बाप रे। अगर वो पवन की हत्या को एक प्राकृतिक मौत या एक्सीडेंट दिखा पाती, तो वो समाज की नजरों में एक पीड़ित विधवा बन जाती। ओह, मतलब सारी संपत्ति भी मिल जाती और कोई सवाल भी नहीं उठाता। बिल्कुल। बिना किसी सामाजिक विरोध के वो अंकित के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती थी। ये मानसिकता मतलब सच में डरावनी है। तर्क को पूरी तरह से स्वार्थ के नीचे दबा दिया गया। लेकिन एक मिनट, आंचल का पवन से छुटकारा पाना एक बात है, पर इस निजी विवाद को एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना देना, ये तो पूरी तरह से अलग मनोविज्ञान है। हाँ,
यहाँ चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आंचल ने इस साजिश को ससुराल में नहीं, अपने मायके में रचा। उसने फोन करके पवन को वहां बुलाया। एक पूरा ट्रैप सेट किया। एग्जैक्टली। लेकिन उसने इसमें सिर्फ अपने प्रेमी अंकित को शामिल नहीं किया। उसने अपनी सगी बहन शिखा और शिखा के प्रेमी अजय दिवाकर को भी इस प्लान का हिस्सा बना लिया। ये चारों 30 से 35 साल की उम्र के हैं। मतलब सभी मैच्योर एडल्ट्स हैं, कोई टीनेजर नहीं। वही तो। और अपराध विज्ञान में अक्सर माना जाता है कि साजिश में जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे, राज खुलने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। बिल्कुल, लीकेज का रिस्क बढ़ जाता है। ये तो ताश के पत्तों का घर बनाने जैसा है ना। तो बहन और उसके प्रेमी का इसमें शामिल होना क्या दर्शाता है? क्या ये किसी तरह का ग्रुप डायनामिक्स है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनोविज्ञान इसे फोलियर अप्लूसियर्स या साझा मनोविकार के रूप में देखता है। साझा मनोविकार मतलब एक का पागलपन दूसरे में ट्रांसफर होना? कुछ हद तक, लेकिन इस केस में ये कोई क्लिनिकल मानसिक बीमारी नहीं है। इसे हम वेपनाइजेशन ऑफ लॉयल्टी या वफादारी का हथियारीकरण कह सकते हैं। अच्छा, वफादारी का हथियारीकरण, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, आंचल जानती थी कि इस काम के लिए उसे एक सेफ जगह यानी अपना मायका और शारीरिक ताकत की जरूरत है। तो उसने अपनी बहन शिखा के सामने खुद को एक असहाय पीड़ित के रूप में पेश किया होगा। उसने पवन को एक ऐसे दानव के रूप में दिखाया होगा जिससे उसे और उसकी बच्ची को खतरा है। और बहन होने के नाते शिखा इमोशनल हो गई होगी। एग्जैक्टली। जब परिवार का कोई अपना खुद को पीड़ित बताता है तो किनशिप ऑल्ट्रोइज्म हावी हो जाता है, यानी अपनों को बचाने की जन्मजात भावना। और उसमें इंसान तर्क भूल जाता है। हाँ, शिखा ने बिना किसी ऑब्जेक्टिव विचार के अपनी बहन का साथ देने का फैसला कर लिया। और फिर अजय दिवाकर, जो शिखा का प्रेमी है, वो शिखा के प्रति अपनी वफादारी के कारण इस दलदल में उतर गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का जो आपराधिक इरादा था, उसने बाकी 3 लोगों को भी अपने प्रभाव में ले लिया। शिखा और अजय का इस हत्या से कोई सीधा फायदा तो था ही नहीं। था जहां बाहर की नैतिकता आ ही नहीं सकती थी। सिर्फ आंचल की गढ़ी हुई कहानी ही उनका इकलौता सच बन गई थी। और इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर जो हुआ ना, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कोई गुस्से में अचानक किया गया काम नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया कृत्य था। जैसे ही पवन वहां पहुंचता है, चारों मिलकर उसे दबोच लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उस क्रूरता का खुलासा करती है। उन्होंने पहले पवन को बिजली के झटके दिए। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। और उसके बाद जबरन उसके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया। मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब अगर हम इसे फोरेंसिक नजरिए से देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई मामूली कागज नहीं है। वो मृतक की अंतिम गवाही होती है। वही पवन की मूक गवाही है वो। जब आरोपियों ने अपनी झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की होगी तो फोरेंसिक ने उनके झूठ को डिकोड कर दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर शरीर पर 9 अलग-अलग चोट के निशानों का जिक्र है और शरीर में जहर की पुष्टि भी हुई है। ये जो फोरेंसिक टाइमलाइन है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये साफ करती है कि उस बंद कमरे में असल में हुआ क्या था। हाँ, बताइए ना। सबसे पहले जहर देने की प्रक्रिया को देखिए। किसी भी हट्टे-कट्टे वयस्क व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जहर पिलाना, वो भी तब जब वो विरोध कर रहा हो, ये लगभग असंभव है। बिल्कुल, वो तो हाथ पैर मारेगा ही। हाँ, जब तक कि वो पूरी तरह से असहाय या इनकैपेसिटेटेड ना हो जाए। और यहीं पर बिजली के झटकों का रोल आता है। अच्छा, तो झटके मारने के लिए नहीं दिए गए थे? नहीं, बिजली का झटका जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि पवन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कुछ समय के लिए सुन्न करने या उसे शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए दिया गया था। माय गॉड! ताकि वो जहर निगलने का विरोध ही ना कर पाए। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो 9 चोट के निशान हैं, वो बताते हैं कि पवन ने हार नहीं मानी थी। मतलब एक फोरेंसिक डॉक्टर ये कैसे तय करता है कि ये चोटें मौत से पहले संघर्ष के दौरान ही लगी थी? देखिए, पैथोलॉजी में प्री मॉर्टम यानी मौत से पहले और पोस्ट मॉर्टम यानी मौत के बाद की चोटों के बीच एक बहुत क्लियर साइंटिफिक डिफरेंस होता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जिंदा होता है और संघर्ष कर रहा होता है तो उसका दिल धड़क रहा होता है, ब्लड प्रेशर होता है। हाँ, जाहिर है। अगर उस पर कोई प्रहार होता है या उसे जोर से दबोचा जाता है तो खून रक्त वाहिकाओं से, ब्लड वेसल से बाहर निकलकर आसपास के टिश्यू में जमा हो जाता है, जिसे हम नील पड़ना या ब्रूजिंग कहते हैं। बिल्कुल। और ये नील पड़ना तभी संभव है जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो,
तो जो 9 निशान मिले हैं वो डिफेंसिव वुंड्स हैं और दबोचे जाने के निशान हैं। मतलब उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, जांचकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि पवन को चारों तरफ से पकड़ा गया था और उसी हाथापाई के बीच उसे शॉक दिया गया। शॉक के भी निशान मिलते हैं क्या शरीर पर? हाँ, बिल्कुल। बिजली के झटके के कारण त्वचा पर मेटलाइजेशन हो सकता है। मेटलाइजेशन मतलब जिस धातु या तार से शॉक दिया गया है उसके सूक्ष्म कण त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाप रे, मतलब फोरेंसिक विज्ञान ने उन सभी कड़ियों को जोड़ दिया जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी रिवर्स इंजीनियर टाइमलाइन है जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। सही बात है। और इंसान मुकर सकते हैं, गवाह डराए जा सकते हैं, लेकिन टिश्यू में जमा खून और त्वचा पर मौजूद धातु के कण कभी अदालत में अपनी कहानी नहीं बदलते। एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलता। एग्जैक्टली। और इसी अचूक वैज्ञानिक आधार ने पुलिस की कार्रवाई की दिशा तय की। हमारे स्रोत बताते हैं कि मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने पोस्टमार्टम के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत एक्शन लिया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू सामने आता है। रिपोर्ट में खास तौर पर जिक्र है कि इन चारों के खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो हत्या की धारा है नए कानून में। बिल्कुल। और फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि पुरानी आईपीसी की धारा 302 की जगह जो बीएनएस की धारा 103 आई है, इस नए कानूनी ढांचे में फोरेंसिक सबूतों की क्या भूमिका है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम बदलाव है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। भारत की जो नई न्याय प्रणाली है ना बीएनएस, उसका पूरा ढांचा गवाहों पर यानी आई विटनेसेस पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब गवाहों के पलटने का डर कम करना। हाँ, पुराने सिस्टम में अक्सर पुलिस की चार्जशीट सिर्फ बयानों पर टिकी होती थी और बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में बयानों में कोई भी विरोधाभास निकालकर आरोपी को बचा लेते थे। बिल्कुल सही। लेकिन बीएनएस के तहत गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना और साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करना मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया कदम है। तो जब धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज होता है और पहले ही दिन से एक इतनी ठोस पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में होती है, तो अभियोजन पक्ष शुरुआत से ही बहुत मजबूत स्थिति में होता है। मतलब अब पुलिस को ये साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है कि पवन ने संघर्ष किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट खुद ही एक एक्सपर्ट विटनेस का काम कर रही है। एग्जैक्टली। और उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का महत्व भी यहीं से समझ आता है। वो कैसे? जब अदालत किसी को न्यायिक हिरासत में भेजती है तो इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी सबूतों को स्वीकार कर लिया है। मतलब उन्हें यकीन हो गया है कि मामला गंभीर है। हाँ, क्योंकि फॉरेंसिक सबूतों से छेड़छाड़ करना आरोपियों के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत देने के बजाय सीधे जेल भेजना सही समझा। अब तो बचाव पक्ष के वकीलों के पास ये साबित करने का कोई स्कोप ही नहीं बचा कि ये कोई एक्सीडेंट था या पवन ने खुद जहर खा लिया। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान खुद को 9 जगह चोटिल करके फिर खुद को बिजली के झटके देकर जहर कैसे खा सकता है? इम्पॉसिबल है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि जब कानून और विज्ञान एक साथ आते हैं तो न्याय कितनी तेजी और सटीकता से काम करता है। लेकिन इस सारे कानूनी और तकनीकी विश्लेषण के बीच एक ऐसा पहलू है जो किसी भी कागज या पैथोलॉजी रिपोर्ट में नहीं दिखता। आप उस छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पवन और आंचल की वो 2 साल की मासूम बच्ची। मतलब जब हम किसी क्राइम की बात करते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ कातिल और पीड़ित पर होता है, लेकिन इस बच्ची का इस पूरे विवाद से क्या लेना देना था? कुछ भी नहीं। वो तो पूरी तरह निर्दोष है। एक झटके में उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया और उसकी मां हत्या के आरोप में जेल में है। सोचने वाली बात है कि जब ये 4 अडल्ट लोग एक साथ बैठकर हत्या की साजिश रच रहे थे तो क्या एक पल के लिए भी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि वो इस बच्ची का भविष्य तबाह कर रहे हैं? ये सच में बहुत ही विचलित करने वाला सवाल है। तो मनोविज्ञान इसे कैसे समझाता है? एक मां ऐसा कैसे कर सकती है? देखिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी में इस परिघटना को कॉग्निटिव कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। कॉग्निटिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब दिमाग के हिस्से कर लेना? एक तरह से हाँ। जब अपराधी कोई बहुत ही भयानक कदम उठाने का फैसला करते हैं तो वो अपनी चेतना के उन हिस्सों को पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं जो उन्हें अपराध बोध या सहानुभूति महसूस करा सकते हैं। अच्छा, इमोशंस को स्विच ऑफ कर देते हैं? बिल्कुल।
आंचल ने अपने दिमाग में एक ऐसा कंपार्टमेंट बना लिया होगा जहां पवन को रास्ते से हटाना ही उसका इकलौता लक्ष्य था। और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने बच्ची के भविष्य के विचार को किसी दूसरे अचेतन कंपार्टमेंट में धकेल दिया होगा, ताकि उसे गिल्ट महसूस ना हो। हाँ, वो खुद को ये समझा लेते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं अंत में उनके या उनके परिवार के लिए वही सही होगा। मतलब ये तो सेल्फ डिसेप्शन या आत्म प्रवंचना का चरम है। बिल्कुल है। एक बहुत गहरा और खतरनाक स्तर है ये, जहां एक माँ अपनी ही बच्ची के भविष्य को दांव पर लगा देती है सिर्फ अपने आज के स्वार्थ के लिए। सच में ये कॉग्निटिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ही वो ढाल है जो इंसान को इतनी क्रूरता करने की इजाजत देती है। मतलब जिस इंसान के साथ आप सालों से रह रहे हैं वो अचानक एक खौफनाक रूप ले ले। ये मामला हमें सिर्फ मर्डर के क्रोनोलॉजी नहीं बताता, ये इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को सामने लाता है। बिल्कुल। और ये भी याद दिलाता है कि अपराध हमेशा किसी सुनसान सड़क पर या अनजान लोगों द्वारा नहीं किया जाता। सही कहा। कई बार सबसे खतरनाक साजिशें उन जगहों पर रची जाते हैं जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का वो विचार है जो अंदर तक झकझोर देता है। हमने इस पूरी डीप डाइव में साजिश, मनोवैज्ञानिक डायनामिक्स, फोरेंसिक विज्ञान की ताकत और नए बीएनएस कानून को समझा। सब कुछ बहुत लॉजिकल लगता है एनालिसिस में। हाँ, पर ये सब आखिर में एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल पर आकर टिक जाता है। हम सभी अपने घरों को, अपने परिवार को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला मानते हैं, राइट? बिल्कुल, हम सब यही मानते हैं। हम दरवाजों पर ताले लगाते हैं ताकि बाहर का कोई खतरा अंदर ना आ सके। लेकिन क्या हो अगर उस खतरे के पास पहले से ही आपके घर की चाबी हो? ये बहुत डरावना ख्याल है। जब वो व्यक्ति जो आपके रोज के रूटीन को जानता है, जो आपकी कमजोरियों को जानता है, उसी एक्सेस को आपके खिलाफ एक हथियार बना ले, तब सुरक्षा का कोई भी ताला या कैमरा काम नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम उस इंसान को असल में कितना जानते हैं जिसके साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। शायद हम कभी पूरी तरह जान ही नहीं सकते। क्या हम कभी किसी के दिमाग में चलने वाली असल कहानी पढ़ सकते हैं, या हम बस उसी नैरेटिव पर यकीन करते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं? इसी गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इस जटिल मामले की परतों को हमारे साथ समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ।